जय हिंद दोस्तों, द करियर स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम डिस्कशन कर रहे हैं यूपीपीसीएस के आरओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, और ये है हमारा आज पॉलिटी के क्वेश्चंस का डिस्कशन। हमने अभी तक कई ऐसे वीडियोस पोस्ट किए हैं जिनमें हमने PYQs डिस्कस किए हैं, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2016 के एग्ज़ाम का और री एग्ज़ाम का क्वेश्चन का डिस्कशन। देखिए, जैसे अभी 2023 के में हुआ था, हमारा एक बार पेपर हुआ, फिर वो कैंसिल हुआ, फिर दोबारा होने वाला है। सो इन द सेम मैनर 2016 में भी एक बार एग्ज़ाम हुआ, फिर उसके बाद दोबारा से हुआ था। ठीक है, तो हम आज उन दोनों के क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं डिस्कशन की ओर। दोस्तों, अगर आपने अभी भी वीडियो लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक करें, और प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दें अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर रेगुलर अपडेट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपात की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता है? युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक अशांति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी बोल रहा है वो। द बेसिस ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन, आर्म्ड रेबेलियन और इंटरनल डिस्टर्बेंस। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटरनल डिस्टर्बेंस। ठीक है, कैसे? देखिए, आर्टिकल 352 जो है हमारा, आर्टिकल 352 ऑफ पार्ट 18, ठीक है, पार्ट 18 में जो आता है, इफ़ द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड दैट अ ग्रेव इमरजेंसी एग्जिस्ट ड्यू टू वॉर, अगर प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि बड़ी ही एक इमरजेंसी आ गई है वॉर की वजह से, तो वो ऐसा वॉर या एक्सटर्नल अग्रेशन या आर्म्ड रेबेलियन की वजह से पूरी कंट्री में, ठीक है, तो ही में प्रोक्लेम अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी। ठीक, पर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो था 1978 में, उसमें से ये इंटरनल डिस्टर्बेंस जो टर्म है, इसको रिप्लेस कर दिया गया था आर्म्ड रेबेलियन से। ठीक है, दिस टर्म वाज रिप्लेस्ड बाय द टर्म आर्म्ड रेबेलियन। ठीक है, तो वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन और आर्म्ड रेबेलियन, इंटरनल डिस्टर्बेंस हटा दिया गया था। ठीक है, ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, प्लीज़ क्वेश्चन देख रहे हैं आप तो वीडियो को भी लाइक करते रहिए। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संघ मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे। संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। इनमें से केवल एक सही है, एक और दो दोनों सही हैं, ना तो एक ना दो सही हैं, केवल दो सही हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। The ministers of the union shall hold office during the pleasure of the prime minister। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर के प्लेजर के हिसाब से चीज़ें कब से होने लगी? बिल्कुल, ये तो पहले ही ये स्टेटमेंट गलत हो गया हमारा। ठीक है, प्रधानमंत्री नहीं होता है, होता भी है तो प्रेसिडेंट की प्लेजर के अकॉर्डिंग होता है, प्राइम मिनिस्टर का कोई प्लेजर नहीं होता है हमारे यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सीधा सीधा ये तो कैंसिल हो गया, ओनली टू इज करेक्ट भी कैंसिल हो गया, तो ए ही बचा ना हमारे पास, और ए सही भी है। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कलेक्टिवली लोकसभा को। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। हमें लिस्ट को मैच करना है। ठीक है, 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, इसको हमें मिलाना है भाषाओं से, दल परिवर्तन से और विधायी शक्तियों से, और नेक्स्ट है कुछ अधिनियम का विधिमान्यकरण। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, 7th शेड्यूल में क्या आता है? आप सबसे इजीली वाला स्टार्ट करते हैं। 7th शेड्यूल में क्या आता है?
लैंग्वेजेस आती हैं, क्या आता है? सबसे पहले आप ऐसे याद करो, देखो 7th शेड्यूल में सबसे पहले आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स, मतलब कि कौन सी लिस्ट, अरे लिस्ट आती है ना 7th शेड्यूल में, पहले लिस्ट आएगी फिर लिस्ट किस भाषा में, हम ऐसे याद करते हैं, ट्रिक से याद करते हैं हम, ठीक है। 7th पहले है तो 7th में पहले लिस्ट आ जाएगी, 8th में आ जाएगी लैंग्वेजेस, तो लिस्ट बनी फिर लिस्ट किस भाषा में है, ठीक है, ऐसे याद करो आप। तो 7th में क्या होता है हमारी, 7th में हमारी लिस्ट्स आती हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स, जो हमारी 3 लिस्ट होती हैं, आप कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए कि वो 3 लिस्ट कौन सी होती हैं, उन 3 लिस्ट का नाम आपको लिखना है जो 7th शेड्यूल में आती हैं। नाउ 8th इज लैंग्वेजेस, ठीक है, हमारी जो 22 भाषाएं हैं वो आती हैं। 9th शेड्यूल में आता है हमारा वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स, ठीक है, और 10th शेड्यूल में आता है हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है, दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता, ठीक है, और इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है क्योंकि ये हमारा उससे मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? पंचायत भाग 9, नगर पालिकाएं भाग 9 का, सहकारी समितियां भाग 9 ख, अधिकरण भाग 10। पंचायत पार्ट 9, म्यूनिसिपैलिटीज पार्ट 9A, कोऑपरेटिव सोसाइटीज पार्ट 9B, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज पार्ट 10। और ये तीनों तो सही हैं भाई, आप पंचायत को याद कर लो, 9 में आता है, पार्ट 9 में, म्यूनिसिपैलिटीज़ पार्ट 9A में, और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पार्ट 9B में। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ कौन से शेड्यूल में आते हैं, इन दोनों का शेड्यूल आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। हमसे पूछा गया है कौन सा गलत मैच्ड है, तो जब ये 3 सही हैं तो बचा हुआ गलत ही होगा ना, ऑप्शन नंबर डी, अधिकरण भाग 10, ठीक है। वैसे मैं बता दूं आपको कि जो हमारा 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, हमने इसको पहले भी किया था, ठीक है। तो उसमें हमने क्या देखा था, हमने देखा था ना कि 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत पंचायती राज सिस्टम को पार्ट 9 में, म्यूनिसिपैलिटीज़ को पार्ट 9A में और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को पार्ट 9B में ऐड किया गया था। पार्ट 9B में खैर वो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 में 2011 में ऐड किया गया था। ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो है हमारी, ये कब ऐड की गई थी? 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 2011 में ऐड किया गया था, ठीक है। और हमारा जो पार्ट 14A है वो रिलेट करता है ट्रिब्यूनल से, ठीक है। और शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज दूसरे पार्ट में होते हैं, इसमें है ही नहीं, ये गलत है, ठीक है। पार्ट 10 किससे रिलेटेड होता है? असल में पार्ट 10 जो है वो रिलेटेड होता है किससे? इट इज़ रिलेटेड टू पार्ट 10, ये गलत है, ठीक है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये किससे रिलेटेड है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठकों निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया? ठीक है, हम ऑप्शंस देखते हैं। 57वां संशोधन 1987, 58वां संशोधन 1987, 59वां संशोधन 1988, 60th संशोधन 60वां संशोधन 1988। तो देखिए हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1987। इसमें ऑथोराइज़ किया गया था कि हिंदी टेक्स्ट को हमें कॉन्स्टिट्यूशन में अथॉरिटेटिव नेचर दिया था हमने, ठीक है। सो दिस इज़ अ करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट,
हम आज फिर से इसी वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो पुनः एक एग्ज़ाम हुआ था 2016 में फिर से, ठीक है। हम उसके क्वेश्चंस का डिस्कशन भी इस वीडियो में करने वाले हैं, तो आप प्लीज़ वीडियो में बने रहें और आगे तक पूरा डिस्कशन आज ख़त्म कर ही जाएं। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। यह हमारे री एग्ज़ाम का डिस्कशन है ना। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। लेम्स्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें से कौन से सही हैं? यू हैव टू टेल कि सुप्रीम कोर्ट वॉज स्टैब्लिश्ड इन कैलकाटा बाय रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। लेम्स्टर वॉज द चीफ जस्टिस ऑफ दिस कोर्ट। ठीक है, इनमें से कौन सा सही है? तो देखिए, पहला स्टेटमेंट तो हमारा सही है, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ने भी प्रोवाइड किया था इसका इस्टेब्लिशमेंट, और ये हुआ था कैलकाटा में, ठीक है, ये तो हमारा करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे अब मैंने बोला ना, नाम दे तो थोड़ा सा आप एक बार सोचा करो कि गलत तो नहीं हो सकता है, नाम ही यहाँ पे गलत है, ठीक है। असल में सर एलिजा इम्फी ये थे हमारे पहले चीफ जस्टिस, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि सिर्फ पहला सही है, बाकी दोनों गलत हो गए भाई। जब हमारा सेकंड स्टेटमेंट भी गलत हो गया और एक सही है तो ना इधर भी हट जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हमें सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस एग्जाम में। निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? प्रावधान संविधान का भाग। Which one of the following is not correct? सही नहीं है पूछ रहा है। प्रोविजन पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, नागरिकता भाग 2, संघ राज्य क्षेत्र भाग 7, नगर पालिकाएँ भाग 9 निर्वाचन भाग 15। अच्छा, आपने एक चीज़ नोटिस की, देखिए फिर से नगर पालिकाएँ आ गया। इनको बहुत पसंद होता है पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ वाला थीम। आप प्लीज़ इसको अच्छे से याद कर लीजिए, अगर नहीं भी याद है तो प्लीज़ रटिए, कैसे भी लर्न करिए, इट इज़ योर इशू, बट यू हैव टू लर्न दिस, ठीक है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है। तो ये तो सही है, अभी हमने पढ़ा था। म्यूनिसिपैलिटीज़ 9A, पंचायत 9 में था, पार्ट 9 में, और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ 9B में, ठीक है। अब सिटीजनशिप भी पार्ट 2 में है, सही है, ठीक है। तो इसमें से गलत क्या है? हमारा ऑप्शन बी गलत है, ठीक है। पार्ट 7 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये उन स्टेट से रिलेटेड है जो पार्ट बी में जो फर्स्ट शेड्यूल में है, ठीक है। तो इसको रिपील किया गया था बाय द 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956। तो यूनियन टेरिटरीज नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। रेस्ट इज ऑल करेक्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? फिर हमें गलत वाला ढूंढना है, नॉट लिखा हुआ है यहाँ पे। पंचायत, फिर देखो इनको बहुत पसंद है भाई पंचायत। फिर वही क्वेश्चन रिपीट किया है इन्होंने, पिछले साल वाला जो पहले पूछा था, हमने अभी डिस्कस किया है इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो फिर से पंचायत सही है 9, भाग 9, नगर पालिकाएँ 9 का, सहकारी समितियाँ 9 ख। तो हमारा ऑप्शन कौन सा गलत हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज़ द रॉन्ग वन, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसीलिए मैंने कहा आपको कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अभी तो हम इन क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहे हैं, हम इसके बाद आपके लिए यूपी पीसीएस के क्वेश्चंस का भी डिस्कशन लाएंगे, और उसको भी ध्यान से देखिए क्योंकि यूपी पीसीएस ही तो ये एग्ज़ाम कराता है, तो यूपी पीसीएस के क्वेश्चंस भी तो इसमें वो पूछ सकते हैं, तो आप उनको क्यों छोड़ेंगे? किसी भी टेस्ट के पीछे भागने से अच्छा है कि आप खुद इनके पीवाईक्यू के पीछे भागो, वही आपका पूरा पेपर सॉल्व कराएगा, ठीक है। अब देखते हैं, हमें लिस्ट मैच करनी है। 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, ठीक है।
सेम काइंड ऑफ थिंग वी हैव गॉट। ठीक, बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज ये आ गया है कि हमें अब यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट का नाम दे दिया गया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कौन सा आंसर करेक्ट है हमारा। देखिए 7वीं अनुसूची में तो बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स आ जाएगा, वही संघ, राज्य तथा समवर्ती सूचियाँ। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे दिया है, मतलब ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। ठीक, अब देखते हैं 8वीं में भाषाएं, बिल्कुल भाषाएं आएंगी, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। नेक्स्ट है 9वीं अनुसूची, दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता कुछ अधिनियमों का। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे ये 4th, मतलब हमारा यहाँ पे करेक्ट है ये वाला आंसर। ठीक है, ऐसे ही हमें पेपर सॉल्व करना है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही है सही सुमेलित? मौलिक अधिकार अनुच्छेद। ठीक है, अब देखते हैं हम यहाँ पे भी ऑप्शंस को देखते हैं, इसमें से पूछ रहा है कौन सा गलत है। तो फंडामेंटल राइट्स और ये आर्टिकल्स हैं। अबॉलिशन टू अनटचेबिलिटी बिल्कुल सही, 17 है। और 18 में क्या है? अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। ठीक है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, आर्टिकल 22। ठीक है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अभी देखते हैं ये सही है कि नहीं। ठीक है, तो अभी इसके बाद का देखते हैं, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, ओके ये सही है, ये भी सही है, रिलीजन दिया हुआ है। ठीक है, ये भी सही है। तो हमारा गलत आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गिरफ्तारी एवं निरोध के विरुद्ध संरक्षण। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमें भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। संघ मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगी। संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। ठीक है, वैसा ही क्वेश्चन जो हमने थोड़ी देर पहले भी किया था, ये सही है। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, मिनिस्टर्स ऑफ द यूनियन शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग प्रेशर ऑफ प्राइम मिनिस्टर। भाई पूरा क्वेश्चन सेम रिपीट कर दिया इन्होंने। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्राइम मिनिस्टर की जगह प्रेसिडेंट होता है, उनको बहुत पसंद है हेर फेर करना, तो वो करते रहते हैं लोगों के बीच में पेपर में। चलिए देखते हैं अब कथन और कारण का क्वेश्चन। ये अभी कथन, राज्यसभा का विघटन नहीं होता। राज्यसभा इज नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ डिसोल्यूशन। ठीक है, 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स रिटायर एवरी सेकेंड ईयर। ठीक है, मतलब कि उसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, इसमें से कौन सा करेक्ट है? देखिए आपने ये कई बार पढ़ रखा होगा, तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं इन दोनों में, क्योंकि राज्यसभा को हम डिसॉल्व नहीं कर सकते। राज्यसभा इज़ अ परमानेंट बॉडी, तो इट कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड। ठीक, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और जो रीज़न है ये असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। देखो मैं आपको समझाती हूँ। ये राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है, राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी होती है, ठीक, और लोकसभा जो है इसके लोगों का टर्म जो होता है वो 5 साल का होता है। ठीक है, और राज्यसभा में मतलब 1/3 लोग हर दूसरे साल रिटायर होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, यहाँ समझ में आ गया। लेकिन इसको हम डिसॉल्व नहीं कर सकते, इस पे नो कॉन्फिडेंस नहीं, यहाँ पे चलेगा नो कॉन्फिडेंस, यहाँ डिसॉल्व हो सकता है, पर लोकसभा होगा पर राज्यसभा नहीं होता है। ठीक है, अब हम स्टेट की बात करें तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और एक होता है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल हर स्टेट में नहीं होता है, ठीक है, सिर्फ कुछ स्टेट्स में पाया जाता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि किन किन स्टेट्स में हमारे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं। ठीक है, तो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है
इसको हम मतलब इसको हम हटा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारा मन किया तो हम डिज़ोल्व कर दिए, ठीक है। इसको लेकिन हम हटा सकते हैं और इसको लाने के लिए भी कुछ एक्ट टाइप का लाना पड़ता है, बाकी हम इसको ला सकते हैं, ठीक है, पर हर स्टेट में ये नहीं होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न 8, कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है उच्चतम न्यायालय, जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय ए तथा बी दोनों में, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट ए एंड बी। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के अपॉइंटमेंट की बात कर रहा है, कार्यकारी न्यायाधीशों की, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अरे हाई कोर्ट ही तो करेगा, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की बात हो रही है ना, तो जब ये इस लेवल पे काम होगा तो वो हाई कोर्ट देखेगा, ठीक है। देखिए आर्टिकल 224 जो है वो हमें हमारे लिए क्या प्रोविज़न लाता है? एडिशनल और एक्टिंग जज का अपॉइंटमेंट का, ठीक है। कहाँ पे? हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में एडिशनल जज और एक्टिंग जज के अपॉइंटमेंट का, ठीक है, ये हो गया। फिर आर्टिकल 224 का पहला जो भाग होता है उसके तहत प्रेसिडेंट की ओपिनियन भी ली जाती है जजेस, हाई कोर्ट जजेस के लिए, ठीक है, जो टेम्परेली इंक्रीज़ करना होता है ना, जैसे बहुत सारा काम हो गया है तो हमें और मैन पावर चाहिए, तो उसके लिए हम प्रेसिडेंट से परमिशन लेते हैं, ठीक है, और एडिशनल जजेस को अपॉइंट करते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग 2 years, मतलब 2 साल से ज़्यादा की इनकी टाइम लिमिट नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद आप मतलब उनको नहीं रख सकते, ठीक है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इनमें से एक अभिकथन तथा दूसरा कारण र है। अभिकथन देखते हैं, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद के कानूनों तथा राज्यों में लागू कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु होता है। अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करके भारत सरकार राज्यों के आवश्यक निर्देश दे सकती है। हमें बताना है इसमें से क्या सही है क्या नहीं है। तो यहाँ पे हमसे क्या कह रहा है? एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट इज एक्सरसाइज्ड to ensure compliance with the laws made by the parliaments and the laws applicable in the state। बिल्कुल, हम जो भी काम करते हैं हमें लॉज को ध्यान रख के ही तो करना पड़ता है। जो लॉज फ्रेम भी करते हैं वो भी हम अपने कुछ बेसिक फीचर्स को याद रख के ही करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में गिव नेसेसरी डायरेक्शंस टू द स्टेट्स इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स एग्जीक्यूटिव पावर्स। बिल्कुल भाई, हमारा स्टेट, हमारे घर में जैसे हम बड़े हो गए हैं अब, लेकिन फिर भी कुछ काम ऐसे होते हैं ना जिसमें हम बड़ों की राय लेते हैं या बड़े हमें खुद से राय दे सकते हैं, बिल्कुल ना। तो यही लॉजिक लगा कि आप इस क्वेश्चन को सही करिए, ऐसा ही तो है। सेंटर भी तो हमारा बड़ा ही है, स्टेट्स का बड़ा ही तो है सेंटर, ठीक है। तो कोरिलेट एंड अंडरस्टैंड थिंग्स। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और अच्छा काम करने का अगर आप ऐसे ही हमारा वीडियो लाइक करते जाते हैं तो। सो प्लीज़ लाइक, एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? संस्थाएं, स्थापना। हमें देखना है कौन सा गलत है, ठीक है, सही नहीं है। आइए देखते हैं। इंटर स्टेट काउंसिल, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ठीक है। चलिए अच्छा, आप जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में कि इसका ये कौन से आर्टिकल में आता है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। आप बताइए कि कौन से आर्टिकल में आता है, ठीक। तो आपका कौन सा पूछ रहा है, कौन सा गलत मैच्ड है, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पे हमारा कौन सा गलत मैच्ड है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल सही है, राष्ट्रीय विकास परिषद ये हमारा गलत है, ठीक है। करेक्ट आंसर तो बी हो जाएगा। मैं इसका सही भी बता देती हूँ कि सही क्या होगा। तो इसका सही होगा 1952, ठीक है, 1952 इसका करेक्ट आंसर होगा, ना कि 1954, ठीक है। सो वी हैव रीच्ड टू द एंड ऑफ दिस वीडियो, और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो में जो भी डिस्कशन हुआ है वो समझ में आया होगा।
आप प्लीज़ पुराने वीडियोस को रिवाइज़ करते रहिए, स्पीड में करके करिए रिवाइज़, पर रिवाइज़ करिए, ठीक है। और आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे, बट प्लीज़ डू सपोर्ट अस बाय लाइकिंग द वीडियो, प्लीज़ डू शेयर द चैनल एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू हैव लाइक्ड आवर वर्क, ठीक है। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे से रहिए और रिविज़न करते रहिए। जय हिंद।